Nodira, qayoqlarda yuribsan? Shunaqa yotganingni bilsang edi. Bu ham meni tashlab ketmasin. Menga endi yaxshi gapiring. Scarlett. Biz bilmagan nimani o'rgatdi senga? Nima edi? Dars bo'ldingmi? Sen bilishing shart emas. Senga ustozi nima keragi bor? O'zi sen hamma narsani bilsang. Men Ilhomni tanlaganimda bitta xatoga yo'l qo'ydim. Oilali erkaklarni yo'ldan urish xato ekan. Uni oilasidan ajratib olaman deb o'ylagandim. Buni miyasi butun. Faqat puli borlarga ko'z suzarkan. Oilali erkaklarga osilmas ekan. Shuni menga o'rgatyapti. Chiqqanimda birinchi bo'lib qizimni topishim kerak. Baribir ishlamaysan. O'rgan. Chiqqaningda kerak bo'ladi senga. Dilnozam katta bo'lib ketgandir. Shu yolg'iz qizim uchun ham chiqishim kerak. Qachondan beri ko'rmayman. Uni juda ham sog'indim. Assalomu alaykum Kenaya. Tinchlikmi? Bemahalda kelibsiz? Rahmat. Va alaykum assalom. Qodirjon, yaxshimisiz? Oyim yuborurlar. Odamni joni uzila olmasa, xafa qilgan odamlarni eslab qolar ekan. Ozgina mazzalar yo'q edi. Shunga sizni so'radilar. Oyzi eslarida ekanmanmi? Rozi rizochilik so'rash uchun. Yaxshilar. Faqat yurolmayaptilar. Aytdimmi bir nima bo'lgan deb? Bilaman. Oyim sizni ko'p xafa qilganlar. Hozir lekin afsuslanyaptilar. Aytib qo'ying. Kenayim kelmas ekan deng. Men oyiz oldilariga bora olmayman. Meni boshimga ne kunlarni solmadilar. Kenaya, o'ylab ko'ring. Balki fikringiz o'zgarib qolar. Borsangiz yaxshi bo'lardi. Oyimning mazalari yo'q edi. O'ylashni ham istamayman, oyizni ko'rishni ham istamayman. Bir tomondan Kenayim ham haq. Oyim ham, akam ham Kenayimga nohaqlik qilishgan. Salomat bo'lasiz. Bormaslikka haqqi bor. Kim kelibdi? Qayerdan topib kelibdi bu uyimizni? Bilmayman. Sobiq qaynam, Qodir. Ha, gapirsin-chi? Qaynonam hamma narsani bilardilar. Nech marta o'zimning uyimga kelib janjal qilib ketganlar. Yura olmay qolganmish. Shunga o'g'lini yuboribdi. Nimaga kelibdi? Qaynonam kasalmish.
आज हम ड्रामा सीरियल कैचर सीज़न 2 के अगले एपिसोड में देखेंगे कि आंटी आयशा घर पर है क्या। सारा ने बड़े एहतराम से साला बेगम से पूछा था। इतने ही में प्यार से जवाब मिला था, बेटा वो छत पे अपने कमरे में। सारा से ठीक आंटी, मैं इसके कमरे में चली जाती हूँ। साला बेगम ने कहा ठीक है। सारा छत पर जा रही हो जब इसकी टक्कर बिस्तर से हुई। सारा ने बेध्यानी से अपना सर पकड़ कर रखा। अंधे बशीर ने कहा, ज़हब नसीब, किस से टकरा हो गया। हम आज किसकी शक्ल देख रहे थे जो इतनी खूबसूरत शक्ल का दीदार हो गया। इसने बड़े शरीर लहजे में कहा। सारा ने बशर को कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और शर्माती हुई वहाँ से जाने लगी। अचानक बशर ने सारा का हाथ पकड़ लिया। सारा ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? बशर ने कहा कि कुछ नहीं, बस कुछ देख रहा था हाथ में। सारा ने कहा क्या? बशीर ने कहा, मेरे नाम की अंगूठी। सारा ने हाथ छुड़वाया और भाग गई। बशर ने सर में हाथ फेरते हुए कहा, शर्मा गई। आयशा अपने कमरे में बैठी मुसलसल किसी चीज़ को रट्टा लगा रही थी। अचानक सारे कमरे में दाखिल हुई। सारा बोली, लड़की जल्दी चलो, आज प्रोफेसर रिफत ने जान निकाल देनी है। आयशा ने कहा, सारा मैं तुम्हारे पूरे आधे घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ, कहाँ मर गई थी तुम? सारा ने पहले तो रास्ते में कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, फिर अब तुम्हारे पास आते हुए बशर मिल गए। वो इतनी रवानी से बोल रही थी कि इसे एहसास ही नहीं हो पा रहा था वो क्या भूल गई थी। जब एहसास हुआ तो ज़ुबान दांतों में ले ली। आयशा ने कहा, ओए होए बशर भाई से क्या बात हुई, ज़रा हमें भी तो बताओ ना। इसने बड़े शरीर लहजे में सारा को छेड़ा और सारा ने कहा, रास्ते में बताऊंगी, अभी चलो। और वो आयशा को ले बाजू से पकड़ कर ले गई। साले बेगम ने सारा और आयशा को आते देखकर, बेटा तुम दोनों नाश्ता कर लो। आयशा ने कहा, नहीं मम्मा, बहुत देर हो गई है, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। वो दोनों दरवाजे के पास पहुंची तो अचानक वहां पर बशर आ धमका। बशर जब आया तो सारा अपने बालों को कान के पीछे करते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। अस्सलामुअलैकुम भाई, आयशा ने कहा। बशर ने बड़े प्यार से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम भाई की जान, मैं तुम लोगों की को कॉलेज छोड़ दूंगा अगर तुम में से किसी को कोई मसला ना हो तो। आई मैन तुम लोगों को कोई मसला ना हो। आयशा ने कहा, नहीं भाई, असल में ना मेरे पास एक अदद बाइक है जो शायद आपने ही मुझे गिफ्ट की थी, और किसी को लेकर जाना हो तो आपसे पूछ लें। आखिर फकरा इसने बशर को कानों में कहा था। बशर ने बनावटी खनफी से कहा, आशी तुम नहीं सुधरोगी ना, अल्लाह भाई माफ़ करे। आयशा ने कहा, और वो दोनों आयशा की बाइक पर कॉलेज के लिए निकल गईं। दानियाल शेख की शादी इनकी खालाजाद से हुई थी। दानियाल शेख मुल्क के बहुत मशहूर बिजनेसमैन और शेख ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक थे, लेकिन वो बहुत ही खुदा तरस और सखी इंसान थे। इसकी जोजा साले बेगम भी बहुत नेक औरत थी, वो गरीबों की बहुत मदद करती थी और यही अंसर इनकी औलाद को विरासत में मिला था। इनके 3 बच्चे थे, रहम, बशर और आयशा। रहम अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए बिजनेस में आ गया था। इसने बहुत ही कम अरसे में बड़ा नाम कमा लिया था। बशर इंडस्ट्रीज कंप्लेंट करके अब कुछ दिनों की रेस्ट पर था। आयशा सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। इसे मेडिकल कॉलेज में मेरिट पर दाखिला मिला हुआ था। वो अपने 5th ईयर में थी। दानियाल साहब और साहले बेगम अपनी बच्चों के लिए बहुत खुशी थी, क्योंकि इतनी अच्छी औलाद नसीब वालों को मिलती है। इतने राइस होने के बावजूद मजाल है जो किसी गरीब की मदद करते हुए इन लोगों के माथे पर शिकन भी आया हो। सायरा आयशा की बचपन की सहेली थी। इन दोनों को इकट्ठे कॉलेज में दाखिला मिला था। सारा के वालिद दानियाल साहब के मैनेजर और बहुत अच्छे दोस्त थे, और बशर भी तो सारा को पसंद करता था। साले बेगम भी ये बात जानती थी, बस एक बेहतर वक्त का इंतज़ार कर रही थी। आयशा यार आहिस्ता चलो, अस्पताल पहुंचाना है क्या? सारा ने आयशा को बोला, और आयशा ने कहा, अरे पगली वही तो जा रहे हैं। वो दोनों सारा की बात पर हंसने लग गए। पार्किंग एरिया में बाइक पार्क की और वो दोनों हॉस्टल के लिए भागी। रोज की तरह आज भी रफात साहब दोनों की क्लास ले ली। वो बोली, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर सारा, एक डॉक्टर को ये बात सेवा नहीं देती कि वो वक्त का ख्याल ना रखे। सारा ने कहा, मैम आज ट्रैफिक वार्डन ने बिला वजह का चलान कर दिया, हमें नहीं तो हम आज जल्दी आ जाना था। रिफत साहबा ने कहा कि डॉक्टर आयशा, इस वीकेंड पर मैं दानियाल साहब से बात करती हूँ कि आपकी बाइक को ताला लगाए, वरना इस साल का रिजल्ट अच्छा ना आने की चांसेस हैं।
वो दोनों चुपचाप रिफत साहब का लेक्चर सुनकर ओपीडी की तरफ चले गई थी, जहां जुनैद इन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। इसने कहा था, तुम दोनों टाइम पर तो नहीं आ सकती हो ना? आशी ने कहा, ओए मेरे साथ पंगा ना ले और ये चुपचाप बातें सुनकर ना तुम्हारी इस जुवेरिया को सुना जो रोज़ हमारी शिकायत रिफत साहब से कर देती है। और यहीं पर आशी ने रिफत नामा खोल कर जुनैद को सुनाया, जो जुनैद चुपचाप सन्नाटा हुआ सारे जुनैद को शक्ल देखकर अपनी हंसती दबा रही थी। ऐसी ही थी आयशा, वो किसी का लिहाज नहीं करती थी, ऐसे ही जिंदा दिल थी वो किसी के आगे अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं रख सकती थी, लेकिन वो किसी से बदतमीज़ी नहीं करती थी। छुट्टी के बाद आयशा सारा को इसके घर ड्रॉप करके जब शेख वाला पहुंची तो वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि आज शेख वाला में मामूल से ज़्यादा रौनक थी। वो जब विला के अंदर गई तो एक नहायत ही खूबसूरत आवाज़ जो इसे बहुत बुरी लगती थी ने इस्तकबाल किया। ये इसकी खाला थी। इंतहाई बनावटी तरीके से बुशरा बेगम इसे गले लगा रही थी। बुशरा बेगम ने मुंह बसोरते हुए कहा, मेरा बच्चा देखो कैसे हल्के पड़े हुए हैं, साले देखो कैसे हड्डियां निकल आई हैं, तुम ऐसे खाने को कुछ नहीं देती क्या? आयशा ने कहा, खाला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ये बताएं मोमना आपी आई है? बुशरा बेगम ने कहा, हाँ इसे कैसे छोड़कर आ सकती थी, और वो पता है वकार भी आया हुआ है। इसने खुशी से उछलते हुए कहा, वाकई वकार भाई भी आए हैं। बुशरा बेगम ने कहा, तुम तो अभी ही भाई हो। साले ने बात काटी और कहा कि जाओ बेटा, खाला को आराम करना है, आप मोमना के पास जाओ। अच्छा मम्मा, आयशा ने कहा, और वो वहाँ से चली गई। आयशा जब गेस्ट रूम में गई तो मोमना बैग में अपने कपड़े निकाल रही थी। वो पीछे से आकर मोमना के गले लग गई थी। भाभी आप कितनी प्यारी लग रही हैं। आज नज़र तो उतारो, आई है ना? आज तो अरहम भाग गई है और काम बस वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुके थे। मोमिना ने बड़े प्यार से कहा, एक तो जो तुम पे शुरू हो जाती हो ना, कभी कभी तो बहुत अजीब लगती हो, कानों को भी सुकून की ज़रूरत होती है मेरी भिंडी। आयशा ने कहा, भाभी आप तो ना करें ना, आप भी बेवकूफ़ी करती रहती हैं। मोमिना ने अपने बाजू इसके कंधे पर रख कर कहा, और मेरी अनारकली तुमसे बेवफाई करके जाना किधर है? मोमिना एक खुश शक्ल लड़की थी, वो अरहम की मनहूका और वो खूबसूरत होने के साथ साथ भोली भी थी। आयशा इसे रिश्ते से बहुत पसंद करती थी। चंद माह बाद इसकी रुखसती थी। अचानक वकार अंदर आया। इसने कहा, हमने नहीं मिलोगी, सटरी हो रही हो भिंडी। आयशा इसने तरफ मुड़ी और बोली, भाई वकार उर्फ भाई बेकार, आपको नेवी वालों ने रख कैसे लिया है? इन्होंने ये नहीं कहा कि हम फालतू लोगों को नहीं रखते। वो अपने दोनों बाजुओं को बांधते हुए बोली। वकार ने कहा, आप आई से आप समझ लो, मेरे पैशन के बारे में कुछ ना कहे। आयशा ने शरीर लहजे में मुंह बगाड़ते हुए, क्यों सड़े हुए करेले को बुरा लग गया क्या? वकार ने गुस्से से मुंह फुलाया और जैसे देखकर मोमना और आयशा ने मिलकर कहा। आयशा ने कहा, भाई आप गुस्से में क्यों इतने क्यूट लगते हो? और मोमना ने इस बात की तायीद की थी। इतनी देर में बशर वहां आ गया, बोला, आ जाओ यार, कितनी देर अब यही हो गई है। वो सब नीचे आ गए थे। सब ने मिलकर डाइनिंग हॉल में खाना खाया था। अचानक आयशा को अपनी खाला कुछ खास पसंद ना थी, लेकिन वो वकार और मोमना से मोहब्बत करती थी। इस्लामाबाद के प्राइम लोकेशन पर वाक़या नहायत ही खूबसूरत शेख वाला में आधी रात के वक़्त जब इसकी एक रेंज को रोर दाखिल होती है, रेंज कवर का दरवाज़ा खुलता है और इससे एक नहायत ये वजीह मर्द अपनी तमाम तरजुहात के साथ निकलता है। इसने नीले रंग का ड्रेस, पैंट कोट, वाइट शर्ट और लाल रंग की टाई लगाए वो किसी फिल्म का हीरो लग रहा था। बाल जेल से सेट किए हुए थे, नीली आंखें और रोशन चेहरा, दाढ़ी हल्की सी बूढ़ी हो चुकी थी। इसकी वजाहत को चार चांद लग रहे थे। कान पर फोन लगाए वो बड़ी ध्यानी से दरवाजे से गुजर रहा था। अचानक इसे किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो अचानक चौंक गया। ये मोमिना थी जो पानी पीने नीचे आई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो किसी को बला को गले लगाने के पहुंच चुकी है। वो पिंक
कलर के स्पेलिंग सूट में मलबूस थी। इसके काले मलबे बाल खिले हुए थे जिन्हें वो कुछ देर पहले ही ब्रश के साथ आई थी। इस हाथ में कानों में वायरलेस हैंड फ्रीज लगाए हुए थे। मुंह में कप से आरी था लेकिन इसका उजाला सफ़ेद रंग मजीद निखर कर आ रहा था। वो